हेलो स्टूडेंट्स, ऑगस्ट ऑफर को डिस्कस करेंगे हम। ऑगस्ट ऑफर को समझने के लिए आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड और इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो को समझना आवश्यक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ, 1945 तक इसका समय रहा है। और ऐसे में एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल में एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है और ब्रिटिश राज है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के अंदर। भारतीय राजनीति को ये तीनों ही फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तीनों शक्तियाँ, चाहे वो कांग्रेस की हो, मुस्लिम लीग की हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ये तीनों एक इस तरह का इन्वायरमेंट, अगर इनमें कोऑपरेशन नहीं होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपनी अपनी आकांक्षाओं को लिए, अपने अपने एम्बिशंस एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ अपना उसी तरह का रवैया रखती हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ये प्रयास करते हैं कि कैसे भी भारत में अपनी सत्ता को बनाए रखें। और इन्हीं प्रयासों में हम एक एक करके कांग्रेस, लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल देखेंगे और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे ऑगस्ट ऑफर के प्रपोजल की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय 1939 में, वैसे जब इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर, तो प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं और कांग्रेस की सरकारें चाहती हैं कि हम अपनी प्रोविंसेस के अंदर बनी रहें। लेकिन 3 सितंबर 1939 को जब ब्रिटेन ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दिया और बिना भारतीयों से कंसल्ट किए हुए ब्रिटेन ने युद्ध में भारत को भी घसीट लिया। कांग्रेस को बहुत बेचैनी होती है, उसे लगता है कि अरे, भारतीयों को, कांग्रेस को बिना पूछे आप भारत को कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट बना सकते हो। कांग्रेस के नेता ब्रिटिश गवर्नमेंट पर काफ़ी रिएक्शनरी टिप्पणी देते हैं। सरकार इस युद्ध में इंडियंस का सहयोग चाहती है, तो कांग्रेस और लीग दोनों ही इस तरह में सोचते हैं कि क्या हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करें, सहयोग दिया जाए या नहीं दिया जाए। इस प्रश्न पर कांग्रेस में भी डिवीजन होता है। देखिए, कांग्रेस का जो लेफ्ट विंग और राइट विंग है, दोनों में एक तरह का एक इनविजिबल सा डिफरेंस है इस दृष्टिकोण को लेके। कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी बैठती है और इस पर काफ़ी सारा डिस्कशन होता है, एनालिसिस की जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे वी आर अंडर ब्रिटिशर्स, सो वी शुड कोऑपरेट, बट हाउ एंड वाई। सरकार से युद्ध के उद्देश्यों और भारत में जो आगे जो स्थिति होगी, जिस तरह की डिमांड्स आगे चली आ रही थी, उनको किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें देंगी। डोमिनियन स्टेटस की बात हो चाहे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। लॉर्ड लिंडेथ को, जो इस समय भारत के वाइसरॉय हैं, वो घोषणा करते हैं कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य केवल एक ही है और वो है कि भारत में एक डोमिनियन स्टेटस की स्थापना की जाए। और कांग्रेस जो है इससे सेटिस्फाई नहीं होती है। कांग्रेस डिसाइड करती है और उन्होंने नवंबर 1939 में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थीं, उन सभी जगह से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने जब इस्तीफा दिया तो ये भी डिसाइड किया कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो गांधी जी के नेतृत्व में हम एक इंडिविजुअल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू कर सकते हैं, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग के नेता भी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इस समय कठिनाइयों में है, घिरी हुई है प्रॉब्लम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, उसका लाभ उठाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग की सरकार ये चाहती है कि हम ब्रिटिशर्स के लिए अपना एक सिंपैथी तो रखें, उनसे हमदर्दी तो करें, लेकिन बिना शर्त के वो युद्ध में गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार को मदद करने को तैयार नहीं होती है। 18 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग की भी वर्किंग कमेटी एक प्रपोज़ल पास करती हैं और उसमें वो अपना अलायंस पावर्स के साथ सिंपैथी, सहानुभूति व्यक्त करती है। लेकिन ये भी स्पष्ट कर देती है कि अगर ब्रिटेन का हमें समर्थन करना है तो हम तभी करेंगे जब अंग्रेज़ी शासक हमें ये आश्वासन देंगे, हमें ये इंश्योर करेंगे कि हमारी, यानी मुस्लिम लीग की सहमति के बिना सरकार भारत में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप नहीं उठाएगी। लीग सरकार से एक तरह की सौदेबाजी कर रही है
और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को फेवर करती, मुसलमानों की सुविधाओं, उनके इंटरेस्ट, उनकी डिफेंस, उनकी रक्षा, इसकी मांग जो मुस्लिम लीग कर रही थी, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह से इनडायरेक्टली अपना कंसेंट दे देती है। इस ट्रायंगल का आखिरी पक्ष है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भारत में है। भारत सरकार जो है ये गतिरोध देख रही है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अपने अपने जो उनकी शर्तें हैं कोऑपरेट करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरफ ये लगता है कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट्स होंगे और मुस्लिम लीग जो है वो ज़रूर उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोऑपरेट करेंगे, चाहे कांग्रेस करे या ना करे। वाइसरॉय लिनलिथगो ये तक कह देते हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है, भारत में जो संवैधानिक गतिरोध है, उसके लिए उत्तरदायी यहाँ के भारतीय नेता है और सीधे सीधे शब्दों में कांग्रेस है। इस बीच कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल हैं उन्होंने अपने सारे सभी जगह से त्यागपत्र दे दिया, रिज़ाइन कर दिया। अब मुस्लिम लीग और जिन्ना उनकी बारी है। वो 1939 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस या डिलीवरेंस डे जिन्ना की लीडरशिप में मनाते हैं और जिन्ना ये घोषणा भी करते हैं कि कांग्रेस की शासन की समाप्ति पर ही मुस्लिम लीग चैन की सांस लेगा, मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। आसाम, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो चाहे सिंध हो, लीग का ये प्रयास होता है कि वो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से सरकारें बनाएं, क्योंकि कांग्रेस ने तो रिज़ाइन कर दिया है। कांग्रेस ने देखिए युद्ध में ब्रिटेन के साथ नॉन कोऑपरेशन की नीति अपनाई है, असहयोग की नीति अपनाई थी। लेकिन कांग्रेस में जुलाई 1940 में एक तरह का मंथन होता है और वो सरकार के सामने एक प्रपोजल रखती हैं। कांग्रेस का मानना होता है कि यदि अंग्रेजी सरकार कांग्रेस में भारतीयों को केंद्र में भारतीयों को लेकर एक ऐसी सरकार बनाए जो लेजिस्लेचर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वॉर के बाद भारत में स्वाधीनता और कांग्रेस युद्ध में सरकार को सहयोग तभी देगी जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक रिजॉल्व कर लिया जाए। अंग्रेजी शासक इन शर्तों को मानने को नहीं है। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो, ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं कांग्रेस, लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, और इसी समय एक परिवर्तन होता है, राजनीतिक परिवर्तन। ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी पावर में आ जाती है, चर्चिल नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, एम्ब्रे नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं इंडिया के लिए। ब्रिटेन ऑलरेडी खतरे में है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटेन की इकॉनमी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इन परिस्थितियों में भारत सरकार को समर्थन कांग्रेस दे, लीग दे, ये आवश्यक बन जाता है। लेकिन इस तरह की परिस्थितियां दिख नहीं रही थी। गांधी और नेहरू तो ये तक कहने लग गए थे कि वे ब्रिटेन की बर्बादी का लाभ उठाकर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करना चाहते, लेकिन ब्रिटिशर्स को भी भारतीयों के लिए ये संवैधानिक गतिरोध दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ब्रिटिश शासन इस मौके का लाभ उठाने के लिए और कांग्रेस और लीग का कोऑपरेशन प्राप्त करने के लिए एक ऑफ़र लेके आते हैं जो 8 अगस्त 1940 को आता है, और इसमें चर्चिल से परमिशन लेके लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इस प्रपोज़ल का नाम होता है ऑगस्ट ऑफ़र, क्योंकि ये अगस्त में इशू किया था और कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को समाप्त करने के लिए और ब्रिटिशर्स को कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कोऑपरेशन मिले, सिर्फ इन दो चीज़ों को लेकर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा है। ऐसे में जब ये अगस्त ऑफ़र आता है तो इसको क्या कांग्रेस, क्या मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करती है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इस अगस्त डिक्लेरेशन को देखने के लिए अपना अपना नज़रिया होता है, और अगस्त ऑफ़र के कुछ फीचर्स इस तरह से हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है कि उनका उद्देश्य एक ही है, और वो उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना, भारत को अधिराज्य या डोमिनियन स्टेटस ग्रांट करना। वो ये भी कहते हैं कि भाई भारत गवर्नर जनरल की जो सलाहकार समिति है उसका विस्तार तभी किया जाएगा
और इस विस्तार के पीछे अधिक संख्या में भारतीयों को स्थान देने का मन है उनका। अल्पसंख्यकों की माइनॉरिटीज़ को स्पेशल इंटरेस्ट उसको वो ग्रांट करते हैं और वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के अभाव में सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी और ना ही सरकार शक्ति द्वारा उन अल्पसंख्यकों को दबाएगी। और जब युद्ध खत्म हो जाएगा, गवर्नर जनरल एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे जिसमें सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ये भी कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है युद्ध की समाप्ति पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर भी चर्चा करती है। गवर्नमेंट ट्रांसफ़र जो करेगी वो वेलफेयर इंडियंस का उसमें देखा जाएगा और सभी इंडियंस का, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को भुलाकर। ये कहा जाता है कि जो सभी वर्ग हैं जब वो अग्री करेंगे तभी ये संवैधानिक विकास की समस्या पर सभा बुलाई जाएगी, विचार किया जाएगा। इन प्रस्तावों के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कांग्रेस का मानना है कि ये जितना भी डिमांड है प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट के लिए, वो फुल्ली कंट्रोल चाहते हैं डिफेंस पे। कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है और स्वतंत्रता और अपनी सरकार की मांग करती है, जो इन ऑगस्ट ऑफर के जो फीचर्स हैं उनमें देखने को नहीं मिलती है। वायसरॉय की सलाहकार समिति हो या वॉर एडवाइजरी कमेटी हो, इसमें भारतीयों को लालच देकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में उनको इनकॉर्पोरेट करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है, कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। देखिए, वैसे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके अंदर, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस हैं, लेकिन इंडियंस की जो संख्या है उसको बढ़ाने की बात की जाती है। कांग्रेस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। उन्हें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो ऑगस्ट ऑफर है ये लीग के लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और जो लीग की डिमांड्स हैं वो इनडायरेक्टली इसके अंदर फेवर की जा रही है। कांग्रेस का विश्वास सरकार पे से उठने लग जाता है और कांग्रेस इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करती है। उनको लगता है कि इस प्रस्ताव में माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिम्स और उनकी जो मांगे हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया गया है। और ये बात सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आगे जाके जो कम्युनलिज्म है और देश का जो विभाजन है, जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है, उसके लिए इसका भी अपना एक रोल है ऑगस्ट ऑफर का। कांग्रेस ने इस प्रपोज़ल का विरोध किया। मुस्लिम लीग इनिशियली तो इसको मानती है, क्योंकि इस पूरे के पूरा जो प्रपोज़ल है इसमें कांग्रेस को मुस्लिम लीग की जो डिमांड फॉर पाकिस्तान की बात उठने लगी है उसके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है और ब्रिटिशर्स अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ही इसमें प्ले कर रहे हैं, ये इजीली देखा जा सकता था। कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट करती है। 28 सितंबर को मुस्लिम लीग की भी एक मीटिंग होती है और उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी। उन्होंने कहा कि जो लीग और कांग्रेस दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल की, उसमें बराबर का होना चाहिए, यानी लीग और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि होंगे वो बराबर संख्या में होंगे। लीग का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए उन्होंने अंडर सेक्शन 93 की भी बात करी, जो गवर्नर्स की जो प्रोविंसेस में होगा, क्योंकि लीग सरकारें बना रही हैं। इस प्रस्ताव का आगे जाकर लीग ने भी रिजेक्शन किया है, लेकिन उन्हें पता था कि इस प्रस्ताव में कहीं ना कहीं उनकी जो पाकिस्तान की मांग है वो छुपी हुई है और ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना मुस्लिम लीग की मदद के इस प्रस्ताव को आगे नहीं ले जा सकती।
और मुस्लिम लीग के हाथों में एक ऐसा हथियार आ गया था जिसके सहारे वो आसानी से पाकिस्तान की जो मांग है पाकिस्तान को प्राप्त कर सकती थी। तो इस तरह से जो अगस्त ऑफर आया अपनी डिमांड्स लेके, लॉर्ड लिलिथगो ने ला के, देखिए कंजर्वेटिव पार्टी जो है इंग्लैंड के अंदर वो वैसे भी भारतीयों के पक्ष में नहीं है, और ऐसे में ये जो प्रस्ताव उनके द्वारा लाया गया भारत के अंदर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को दूर करने के लिए नहीं लाया गया है। ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को पता चलता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने अपने तरीके से इसका आंकलन करती है, एनालिसिस करती हैं, और कांग्रेस आगे जाकर मई 1940 में एक व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके लिए अपना शुरू करती हैं। थैंक यू।